आज हम लोग फाइनली बात करने वाले इन्फिनिटी कासल के बारे में। इन्फिनिटी कासल पार्ट 5 आ चुकी है और इसमें बहुत कुछ होने वाला है। तो वीडियो होने वाली है थोड़ी सी बड़ी पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है। यहाँ पे पिछले एपिसोड में मैंने डोमा का एंड भी तुम लोगों को समझाया था। यहाँ पे डोमा की डेथ हो चुकी है और यहाँ पे इनोस्के और कनाओ एक साथ जा रहे हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। पर उससे पहले हम यहाँ पे दिखा जाता है अकासा की फाइट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे ग्यू और तानजीरो दोनों यहाँ पे आराम कर रहे थे। तानजीरो यहाँ पे बहुत बेहोश होकर उठा था और तब वो देखता है कि ग्यू यहाँ पे आग सेक रहा है। यहाँ पे तानजीरो और ग्यू बातें कर रहे हैं कि उनको कितनी सारी चोटें लगे हैं और यहाँ पे ग्यू बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि ये सिर्फ शुरुआत है, हमारा अल्टीमेट गोल है मुजान के साथ लड़ना। फिर हमें यहाँ पे न्यूज़ भी मिलता है कि अपर मून 2 यहाँ पे मर चुका है। कनाओ, इनोस्के और शिनोबू ने मिलकर हरा चुके हैं अपर मून 2 को। हमें तो पता है शिनोबू मर ही चुकी है पर बाकी लोगों ने हरा दिया है। तुम लोगों को पता है, मैंने पिछले पार्ट में सब कुछ कवर कर चुके हैं। और यहाँ पे हमें सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे मित्सुरी और इगुरु दोनों जा रहे थे और यहाँ पे उन लोगों को अपर मून 4 रिप्लेस्ड अपर मून 4 मिल चुके हैं। ये जो बीवा गर्ल में पता है जो इस पूरे इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करी है, उसी के हाथ में पूरी पावर है। कैसे कहाँ किसको कैसे इस इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल है, किसको कहाँ भेजना है, वो सब इसकी पावर्स है। यहाँ पे दोनों ही अपर मून 4 के ऊपर अटैक करने जा रहे थे पर अपर मून 4 उन्हें देख लेती है। यहाँ पे वो अपनी बीवा गर्ल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्फिनिटी कासल को घुमा बुड़ा दे रही है जिससे वो लोग उसके ऊपर अटैक ना कर सके। यहाँ पे वो लोग मल्टीपल अटैक्स करने का कोशिश कर रहे हैं पर अपना जो अपर मून 4 है वो अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करके अपने आप को बचा रही है। मतलब कहीं से यहाँ से ये निकाल दे रही है, वहाँ से वो निकाल दे रही है जिससे उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। और यहाँ पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं पर कुछ हो भी नहीं रहा है। और यहाँ पे फाइनली मित्सुरी को एक ओपनिंग मिलती है और वो अटैक करने वाली थी अपर मून 4 के ऊपर पर वो फिर से अपने ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करती है और मित्सुरी को ऑलमोस्ट इन्फिनिटी कासल से फेंक ही देने वाली थी अपर मून 4 अपनी। यहाँ पे अपर मून 4 के ऊपर अपना जो इगुर होता है वो अपना ब्रीथ ऑफ स्नेक सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल भी करता है पर वहाँ अपना इगुरो भी गिर जाता है वहाँ से, क्योंकि वो अपर मून 4 पूरी इन्फिनिटी कासल को कंट्रोल करी है और उसने इगुरो को भी किसी भी तरह वहाँ से बाहर फेंक दिया है। दोनों किसी तरह बच जाते हैं और यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे ग्योमी और तोकितो दोनों ही जा रहे थे पर यहाँ पे क्योंकि अपना ब्लड डीमन टेक्निक अपर मून 4 यूज़ कर रहे थे उससे ग्योमी और तोकितो दोनों ही अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे अपने तोकितो फेस करता है अपर मून 1 कोकोशिबू को। यहाँ पे पहले ही कोकोशिबू के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की पावर्स होती है कि वो टोकितो का पूरा बॉडी देख सकता है। जैसे तुमने देखा था तानजीरो भी देख सकता था, उसको एक टाइम पे देखा जा चुका है। तो कोकोशिबू के पास ये पावर ऑलरेडी है और वो टोकितो को पूरा स्कैन करता है, देखता है। और यहाँ पे टोकितो नोटिस भी करता है कि अपर मून 1 कोकोशिबू के पास एक स्वॉर्ड भी होती है। क्या ये एक डीमन स्लेयर है? वो ये पूछता है अपने आप को। यहाँ पे अपना अपर मून 1 बोलता है कि तुम टोकितो मोइचिरो है ना? तो वो बोलते हैं हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? फिर उससे वो बोलता है कि वो जो टोकितो मोइचिरो है वो उसी का डिसेंडेंट है। हाँ, उसी का डिसेंडेंट है, अपना कोकोशिबू का ही डिसेंडेंट है। यहाँ पे फिर मोइचिरो अपना मिस्ट ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है लेयर्ड मिस्ट पर कोकोशिबू बहुत ईजिली बच जाता है और बोलता है ये बहुत ही पावरफुल मूव है। बोलता है मिस्ट, तुम मिस्ट हाशिरा हो। बोलता है कि तुम सिर्फ 14 ईयर्स के ऊपर फिर भी तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पे मोइचिरो बोलता है कि मैं तुम्हारा डिसेंडेंट हो सकता हूँ पर इतने सालों के बाद तुम्हारा एक भी सेल, एक भी बॉडी पार्ट, एक भी जेनेटिकल चीज़ें मेरे पास नहीं है। तुम मेरे किसी भी तरह से रिलेटेड नहीं हो। और फिर अपना मोइचिरो अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक करता है और कोकोशिबू देखता है अच्छा तुम्हारे पास डीमन स्लेयर मार्क भी है। और फिर अपना मोइचिरो अपना मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है हेज। और ऑलमोस्ट कोकोशिबू का गला काटने वाला होता है पर कोकोशिबू यहाँ से गायब हो जाता है। पर फिर अपना जो कोकोशिबू बोलता है मुझे भी अपना स्वॉर्ड अब निकाल ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं स्वॉर्ड ही नहीं निकालूंगा तो ये बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होगा किसी डीमन स्लेयर के लिए। फिर अपना कोकोशिबू फाइनली यूज़ करता है अपना मून ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम है डार्क मून इवनिंग श्राइन। और इससे मोइचिरो का एक हाथ कट जाता है, एक्चुअली बाई हाथ उसका कट जाता है पूरा रिस्ट के जगह से। मोइचिरो पे तो डर जाता है, बोलता है अच्छा मून ब्रीदिंग ये कौन सा ब्रीदिंग है? फिर बोलते हैं ये डीमन होने के बाद भी ब्रीदिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। और मोइचिरो किसी तरह अपने कपड़े से अपने हाथ को थोड़ा बांधने का कोशिश करता है पर फिर से अपना जो मोइचिरो होता है वो अपना मिस्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है पर अपना कोकोशिबू उसी का तलवार लेता है और फिर उसको गाड़ देता है एक जगह। हाँ, वो मोइचिरो का ही तलवार लेता है, उसको छीनता है, उसको बहुत से वहाँ पे बीम्स होते हैं उसी में गाड़ देता है बहुत ही गंदी तरह।
और फिर मोइचिरो हिल भी नहीं पा रहा है पूरा। और फिर अपना कोकोशू बोलता है कि अब मुझे तुम्हें डीमन बनाने दो, मैं मुजान से बात करता हूँ और फिर तुम भी एक डीमन बन जाओगे। और फिर अपना मोइचिरो तो थोड़ा डरा होता ही है, पर अपना कोकोशू बोलता है कि तुम अपने हाथ पैर सब कुछ वापस रीजनरेट कर पाओगे अगर तुम डीमन बन जाते हो, तो तुम एक डीमन क्यों नहीं बन जाते। और फिर अपना कोकोशू मोइचिरो को डीमन बनाने वाला होता है, पर वहाँ से आ जाता है गेन्या, बोलता है कि अब तुम्हें मरना ही पड़ेगा। और गेन्या अपना जो गन होता है उसका इस्तेमाल करता है, पर कोकोशू की स्पीड से वो उसके पीछे आ जाता है, गेन्या के पीछे आ जाता है और बोलता है, कोकोशू गेन्या के पीछे आता है और उसका हाथ काट देता है गंदी तरह से। और कोकोशू किसी तरह उसको पता चल जाता है कि अपना गेन्या डीमंस को खाता है। कोकोशू उसके वेस्ट पे भी बहुत ज़ोर से मारता है और गेन्या पूरी तरह कमज़ोर हो जाता है, पूरी तरह इंज्योर्ड हो जाता है और वो गिर जाता है। और फिर भी गेन्या जिंदा रहता है और फिर वहाँ पे कोकोशू बोलता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, ऐसा एक बंदा था 300 साल पहले जो तुम्हारी तरह डीमंस को खाता था और स्ट्रांग बनता था। और फिर बोलता है कि उसको मैंने ही मारा था, जब मैंने उसके बॉडी को स्लाइस किया था वो मर गया था। वो बोलता है मेरे पास कोई रीज़न नहीं है तुम्हारे जैसे एक फेक डीमन को जिंदा रहने के लिए, अब मैं तुझमें मार दूंगा। पर तभी वो अपना ब्रीथ ऑफ मून का इस्तेमाल करता है अपना कोकोशिबू, पर उससे पहले ही आ जाता है सानिमी और वो अपना विंड ब्रीदिंग का फोर्स फॉर्म का इस्तेमाल करता है जिसका नाम है राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, और दोनों अटैक्स टकराते हैं। कोकोशिबू वहाँ से हट जाता है और फिर बोलता है विंड हाशिरा, और फिर अपना सानिमी बोलता है तुमने ये बिल्कुल सही कहा, मैं हूँ विंड हाशिरा और मैं तुम्हारा सिर को काट दूंगा। फिर अपना गेन्या बोलता है ब्रदर, फिर अपना सानिमी बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पे सच में हूँ और तुम बहुत ही बेकार छोटे भाई हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने हमारी मदर को क्यों मारा है, क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। फिर अपने गेन्या को आती है एक मेमोरी जहाँ पे तानजीरो बोल रहा होता है कि विंड हाशिरा तुम्हारा ब्रदर है, मुझे ये पता था, पर उसके बारे में अलग बात है कि वो नहीं चाहता था कि तुम एक डीमन स्लेयर बनो, पर मैं उसमें बिल्कुल भी कुछ स्ट्रेन स्मेल नहीं कर पाया, मैं उसके अंदर कोई हेट्रेड स्मेल नहीं कर पाता हूँ। अगर तुमको उसे कुछ कहना है, सानिमी को अगर तुम्हें कुछ कहना है तो उसके सामने जाओ, स्ट्रेट कट उससे बात करो, फिर उसके साथ डिस्कस करो। और फिर बोलता है कि सानिमी तुमको बचपन से ही अभी तक तुम्हें प्यार करते आ रहा है। फिर अपना प्रेजेंट टाइम में आते हैं, वहाँ पे अपना सानिमी बोलते हैं तुम्हें अभी तक शादी करने चाहिए था, अभी तुमको शादी करना चाहिए था, बच्चे करने चाहिए थे और एक अच्छी ज़िंदगी करनी चाहिए थी, पर नहीं, तुमको बनना है एक डीमन स्लेयर। फिर गेन्या ये सब सुनता है और बोलता है कि आई एम सॉरी ब्रदर। फिर अपना कोकोशू बोलता है डीमन स्लेयर ब्रदर्स, कितना नॉस्टैल्जिक है। फिर अपना सानिमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे ब्रदर के ऊपर हाथ उठाने की, तुम अब मरने वाले हो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और दोनों की लड़ाई यहाँ पे शुरू होती है। अपना जो कोकोशू होता है वो ब्रीथ ऑफ मून का इस्तेमाल करता है, यहाँ पे सानिमी नीचे आ जाता है और वो अटैक करने वाला होता है कोकोशू के ऊपर। फिर अपना जो सानिमी होता है वो यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ विंड फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम है डस्ट वर्ल्डवुड। फिर अपना जो कोकोशू है वो भी कुछ कम नहीं, वो भी अपना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उससे लड़ाई करता है और अपना कोकोशू यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ मून फिफ्थ फॉर्म जिसका नाम है कर्स्ड वोर्टेक्स ऑफ द घोस्टली मून, और बहुत ही पावरफुल ये अटैक होता है। फिर भी कुछ फ़र्क नहीं पता, दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अपना जो सानिमी होता है वो यूज़ करता है विंड ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म जिसका नाम है ट्री सोइंग इन द माउंटेन एयर। फिर अपना कोकोशू बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, मुझे बहुत गूज़बम्स आ रहे हैं जब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा हूँ। और फिर अपना सानिमी बोलता है कि इसके हर एक अटैक, मतलब मून ब्रीदिंग के हर एक अटैक्स बहुत सराउंडेड होते ही कुछ ब्लेड्स के साथ। हाँ, मून ब्रीदिंग है थोड़ा अलग है, ये स्लैश के साथ थोड़ा मून जैसे स्ट्रक्चर्स भी इसके साथ होते हैं। और वो भी ये भी बोलता है कि इसका कोई मतलब कोई लेंथ नहीं है, कोई साइज़ नहीं है, ये अपने आप अपना अलग अलग लेंथ और साइज़ में होता है ये अटैक, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं होते, बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इनके साथ लड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और अपना सानिमी होता है वो बोलता है पहली बात तो ये एक डीमन है जो रीजनरेट कर सकता है, जो बहुत पावरफुल भी है नॉर्मल ह्यूमन से, प्लस ये ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज़ करता है, भाई ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। फिर अपना सानिमी हंसते से बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, तुम ऐसे डीमन हो जिसको मैं मार के खुशी पाऊँगा। पर फिर अपना जो सानिमी होता है वो यूज़ करता है विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म जिसका नाम है प्यूरिफाइंग विंड क्लॉज, और ये अटैक यूज़ करता है। पर अपना कोकोशिबू भी मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, पर उसके ऊपर सानिमी अटैक करता है, पर कोकोशिबू भी उस अटैक से लड़ाई करता है, उस अटैक के साथ मर्ज होता है, अटैक करता है, और सानिमी किसी तरह उसके गले को काटने वाला ही होता है। पर अपना कोकोशिबू कुछ अलग ही टाइप का है, वो एक परफेक्ट स्वॉर्डमैन है, वो हर एक अटैक के साथ उसको डॉच करता है, हर एक अटैक के साथ उसको रिफ्लेक्ट करता है,
दोनों में बहुत घमासान लड़ाई होती है। दोनों ही अपने विंड स्टाइल्स, विंड ब्रीदिंग और मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल करते हैं, अपने ब्रीदिंग स्टाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। और फिर बोलते हैं कि कोकोशिबु बोलता है कि बहुत ही पावरफुल है, ये अभी भी अपने अटैक्स का इस्तेमाल करता है और ये बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक है। तुम्हें पता है सेनगो के एरा के लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे और अपना सानेमी कुछ कम नहीं, इसलिए भाई सानेमी इज़ क्रेजी बट पावरफुल भी है भाई। मैंने अपने हाशिया रैंकिंग में भी बताया था कि सानेमी सेकंड है क्योंकि वो है पावरफुल, तुम देखोगे इस फाइट में। फिर यहाँ पे दोनों की लड़ाई होती है। यहाँ पे अपना मोइचिरो बोलता है कि सानेमी को बुलाता है, यहाँ पे गेन्या भी अपने भाई को बुलाता है, पर यहाँ पे गेन्या कुछ भी नहीं सुन रहा है और वो बोलता है कि मैं अभी आंखें भी नहीं पलका पा रहा हूँ, ये इतने फास्ट और इतने पावरफुल अटैक, अगर मैंने आंख भी पलटाई तो मैं मर जा सकता हूँ। दोनों इस्तेमाल करते हैं अपनी पावरफुल मूव्स। यहाँ पे अपना कोकोशिबु यूज करता है मून ब्रीदिंग का 6 पॉइंट जिसका नाम है सोलिटरी मून इन द एटर्नल नाइट। यहाँ पे गेन्या देखता है कि इन दोनों में इतनी फास्ट मूव्स होते हैं कि गेन्या देख भी नहीं पा रहा है कि दोनों कहाँ लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे सानेमी का बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो जाती है। यहाँ पे वो इंश्योर्ड हो चुका है बहुत गंदी तरह से और यहाँ पे कोकोशिबु बोले तुमने बहुत देर तक मेरे साथ लड़ाई की है। पर यहाँ पे सानेमी का एक बहुत बड़ा मूव है। तुम्हें पता है सानेमी जिस जनरेशन में उसका जो खून है उसका एक नाम है, पर मैं उसको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोल रहा। इतना समझ लो इसका जो खून है वो डीमंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, इसका खून कुछ ऐसा ही है, अगर तुमने सीज़न 1 में देखा है ये नेज़ुको को अपना खून काट के देता है क्योंकि उसका जो खून है बहुत स्पेशल टाइप का खून होता है जो डीमंस को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं उसे खाने के लिए। फिर यहाँ पे अपना जो सानेमी होता है वो अपना विंड ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है और चिल्ला बोल रहा है कि मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा रेयर है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी ब्लड है। यहाँ पे दोनों की अटैक चल रही होती है। ब्रीथ ऑफ विंड यहाँ पे 6th फॉर्म का इस्तेमाल करता है अपना सानेमी जिसका नाम है ब्लैक स्मोक स्टॉर्म। फिर यहाँ पे कोकोशिबु बहुत ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि वो देखता है कि धीरे धीरे सानेमी के वाउंड धीरे धीरे भरना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे कोकोशिबु को लगता है कि क्या सानेमी अपने विंड ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गन्स को फिर से रीजनरेट करा रहा है, क्या वो अपने घाव को भरा रहा है इस विंड ब्रीदिंग से। दोनों की लड़ाई चल रही होती है और फिर बोलता है कि कितनी देर तक ये लड़ाई करेगा मेरे साथ। यहाँ पे फाइनली कोकोशिबु अपनी तलवार का इस्तेमाल करने ही वाला था पर सानेमी गेन्या का तलवार लेता है और उसके अटैक को उससे रिफ्लेक्ट करता है। भाई सानेमी अलग ही है, उसको हर एक वेपन यूज़ करना आता है और फिर वो बंदूक को चला भी देता है उससे। आई डोंट थिंक कोकोशिबु कुछ हुआ होगा, पर अपना कोकोशिबु अपना ब्रीथ ऑफ मून का 3rd फॉर्म यूज़ करता है जिसका नाम है डेथ मून ऑफ अबंडमेंट चेन। पर यहाँ पे ग्योमी फाइनली आ जाता है और यहाँ पे ग्योमी की एंट्री हो जाती है। फिर यहाँ पे ग्योमी पहले ही सानेमी को बोलता है कि अपने स्टोमक को स्टिच कर लो नहीं तो तुम मर सकते हो। फिर अपना जो ग्योमी होता है वो ये भी बोलता है कि मैं इसको देखता हूँ, तुम तब तक अपने स्टोमक को तो स्टिच विच करो। और अपना सानेमी बोलता है श्योर। फिर दोनों की लड़ाई यहाँ पे कोकोशिबु और ग्योमी की लड़ाई चलती है और यहाँ पे कोकोशिबु फिर से अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का पावर्स को इस्तेमाल करता है, ग्योमी के बॉडी को स्कैन करता है और ग्योमी हो जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है और अपना कोकोशिबु बोलता है कि इसका बॉडी पूरे अपने लिमिट्स में है और बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा ये। यहाँ पे दोनों अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पे ग्योमी अपनी मतलब तुम्हें पता है उसका वेपन थोड़ा अलग होता है, पत्थर जैसा कुछ होता है तो वो उसका इस्तेमाल करता है। हाँ, मैंने इसको अभी गूगल किया, इसका नाम है हैंड एक्स, जितना मुझे गूगल बाबा बोलते हैं। तो वो अपने हैंड एक्स का इस्तेमाल करते अपने कोकोशिबु के मारता है, पर कोकोशिबु अपना ब्रीथ ऑफ द मून का इस्तेमाल करता है। पर अपना कोकोशिबु बोलता है कि वो अपने एक्स को थ्रो भी कर रहा है। कोकोशिबु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाए। यहाँ पे ग्योमी के पास 2 टाइप का अटैक है, एक वो पत्थर जैसा अटैक है और एक पीछे से एक एक्स की भी अटैक है। पर फिर फाइनली अपने ग्योमी यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ द रॉक 2nd फॉर्म जिसका नाम है सेलेस्टियल सरफेस स्मैश और ये कोकोशिबु के ऊपर उसका पत्थर लगने ही वाला होता है। और फाइनली यहाँ पे कोकोशिबु थोड़ा सा डॉज कर देता है और फिर उसका जो चेन होता है, जो ग्योमी का चेन होता है, वो कोकोशिबु के गले के अराउंड आ जाता है। पर कोकोशिबु अपने तलवार से किसी तरह उसको रिफ्लेक्ट करता है और फिर अपना कोकोशिबु बोलता है चेन, एक्स और ये आयरन बॉल ये सब प्योर आयरन से बने हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर फिर दोनों की फिर से अटैक शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे अपना जो कोकोशिबु होता है वो अपना मून ब्रीदिंग का इस्तेमाल करता है, पर उससे ग्योमी बचते हुए अटैक फिर से अपने करने का कोशिश करता है। यहाँ पे कोकोशिबु भी डॉज करता है, पर फिर उसका चेन जो होता है वो कोकोशिबु के तलवार के अराउंड आ जाता है और फिर दोनों ही इस्तेमाल करते हैं अपना अटैक्स ब्रीथ ऑफ द मून 2nd फॉर्म और अपना जो ग्योमी होता है वो यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ द रॉक 4th फॉर्म।
दोनों के अटैक्स क्लैश होते हैं बहुत ही गंदी तरह से। फिर ग्योमी और इन दोनों की फाइट बहुत ही गंदी तरह होती है, पर फिर ग्योमी बोलता है मैं इसको सेव करना चाहता था पर शायद मुझे इसको यूज़ करना होगा, और ग्योमी भी अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर देता है। पर फिर गेन्या और यहाँ पे मोइचिरो का सीन भी आता है, क्योंकि यहाँ पे सानेमी और कोकोशिबु की फाइट हो रही थी। वहाँ पे बहुत से बीम्स होते हैं, उन बीम्स को सब काट दिया जाता है, और यहाँ पे मोइचिरो भी जहाँ उसे गाड़ा गया था वो किसी तरह निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ पे गेन्या बोलता है कि मुझे वहाँ पे कुछ दो, डीमन का कोई पार्ट दो मुझे, जिसे मैं खा के रीजनरेट कर सकूँ। और यहाँ पे गेन्या की बहुत ज़्यादा हालत तो ख़राब होती है। फिर वहाँ पे कोकोशिबु के कुछ बाल पड़े रहते हैं और वो मोइचिरो लेके गेन्या को खिला देता है, और मोइचिरो उसे देता है और गेन्या वापस रीजनरेट होना शुरू करता है। यहाँ पे दोनों की यहाँ पे ग्योमी और कोकोशिबु की फाइट भी चलने शुरू हो चुकी है। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है, तुम्हें याद है डीमन स्लेयर मार्क की, कि तुम 25 ईयर्स के ऊपर तुम बच नहीं पाओगे, पर ग्योमी ऑलरेडी 27 से 30 ईयर्स का हो चुका है और अभी उसने डीमन स्लेयर मार्क इस्तेमाल कर लिया है, मतलब ये और ज़्यादा दिन तक बचने नहीं वाला है। फिर अपना कोकोशिबु बोलता है कि तुमने इतने समय तक अपने बॉडी को ट्रेन किया, इतना तुम स्ट्रांग हो, और तुम सिर्फ ये डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक करके ही तुम मर जाओगे, पूरी तरह वर्थलेस है। पर अपना ग्योमी बोलता है कि उससे क्या प्रॉब्लम है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए काम करना चाहता हूँ और लास्ट में इन्हीं के लिए मरना भी चाहता हूँ। और फिर अपना जो कोकोशिबु होता है वो फिर से ऑफर देता है कि तुम एक डीमन बन सके हो और तुम अपने टेक्निक्स को फिर से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो और ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। फिर इन दोनों की कन्वर्सेशन है, यहाँ पे ग्योमी बोलता है कि यहाँ पे मेरे अलावा एक और बंदा था जिसने अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था, पर उससे 25 ईयर्स तक उसके बाद भी उसने जिया था। यहाँ पे वो योरिची का बात करता है। फिर यहाँ पे दोनों की बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोकोशिबु अब गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको योरिची पसंद ही नहीं है। योरिची का अब तुम उसका रेफरेंस दोगे तो उसका दिमाग तो ख़राब होगा। यहाँ पे ब्रीथ ऑफ द मून भी कोकोशिबु इस्तेमाल करता है। यहाँ पे फाइनली सानेमी अपने स्टोमस को स्टिच कर लेता है और वो भी अब फाइट में जा रहा होता है, पर यहाँ पे सानेमी भी अपना डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर लेता है और दोनों की यहाँ पे फाइट होती रहती है। पर यहाँ पे सानेमी भी फाइट को ज्वाइन करता है। पे सभी लड़ाई कर रहे होते हैं। यहाँ पे अपना गेन्या जो होता है वो उस बालों को खा के रीजनरेट होने शुरू कर, उसे फिर से बहुत ज़्यादा पावर्स आ रही होती है। फिर वहाँ पे वो कोकोशिबु का स्वॉर्ड भी थोड़ा सा टूटा होता है, उसको भी खा लेता है और ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहा होता है। यहाँ पे वो ये सब खा तो रहा है, पर उससे यहाँ पे मुजान की भी आवाज़ आती है, क्योंकि ये कोकोशिबु की मेमोरीज है, कोकोशिबु की सेल्स को ही वो खा रहा है किसी तरह। और यहाँ पे मुजान बोलता है कि तुमने कितने सारे लोगों को मारा है। फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल मोमेंट होता है, जहाँ पे कोकोशिबु बोलता है कि अभी मैं जिनसे लड़ाई कर रहा हूँ, जिन हाशिराज के साथ में लड़ाई कर रहा हूँ, वो नो डाउटली सबसे पावरफुल हाशिराज होते हैं। स्पेशली ग्योमी जो एक वॉरियर है जिसका बॉडी भी बहुत पावरफुल है और इससे कोई फ़र्क नहीं पता कि वो अंधा है, पर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर पहले बोलते हैं कि ग्योमी तो पावरफुल है, मुझे पहले सानेमी को ख़त्म करना चाहिए। तो यहाँ पे कोकोशिबु सानेमी के स्वॉर्ड के पास आता है, उसको तोड़ने की कोशिश भी करता है, और यहाँ पे सानेमी उससे भी बच जाता है। दोनों फिर से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे अपना ग्योमी जो होता है वो अपना एक्स को फाइनली कोकोशिबु के अराउंड मारने ही वाला होता है और फिर एक स्लैश मारने वाला होता है। और अपना यहाँ पे जो सानेमी होता है वो भी अपना ब्रीथ ऑफ विंड का इस्तेमाल करके एक स्लाइस करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे अब दोनों अटैक करते हैं। सानेमी अपना ब्रीथ ऑफ विंड 7th फॉर्म और अपना ग्योमी था वो यूज़ करता है ब्रीथ ऑफ रॉक का 1st फॉर्म, और दोनों ही बहुत ही पावरफुल अटैक्स कोकोशिबु के ऊपर मारते हैं। फिर कोकोशिबु के पूरे टी शर्ट सब फट जाते हैं और यहाँ पे ग्योमी बोलता है हमें उसके सिर को काटना होगा सबसे पहले। फिर यहाँ पे कोकोशिबु कितना फास्ट हो जाता है और वो इजीली दोनों के बहुत सारे पार्ट्स, बहुत से ऑर्गन, बहुत से हाथ पैर को काट देता है किसी तरह। और यहाँ पे कोकोशिबु और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो अपना ट्रू फॉर्म दिखाना शुरू कर चुका है, मतलब वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। अब यहाँ पे और भी ज़्यादा पलड़ा भारी हो रहा है कोकोशिबु की, वो और भी ज़्यादा पावरफुल बन रहा है। यहाँ पे अपना जो सानेमी बोलता है कि अब मैं और भी ज़्यादा कमज़ोर बन रहा हूँ, अब मैं एक बर्डन की तरह हो सकता हूँ और मेरे रेयर ब्लड का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अपर मून 1 के ऊपर। और यहाँ पे जो अपना कगाए के जो बेटे बेटियाँ होते हैं, यहाँ पे वो लोग क्रोस को तो भेज रहे हैं, पर वो लोग सोच रहे क्या वो अपर मून 1 के अराउंड और भी हाशिराज को भेजे, क्योंकि सच में कोकोशिबु बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मुझे इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि ये पावरफुल है भाई, ये पावरफुल है। तो फिर यहाँ पे जो बेटा होता है कगाया का, वो बोलता है कि नो, इन लोगों को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ग्यू और तांजीरो मुजान की तरफ जा रहे हैं और
मुजान की तरफ वो लोग जा रहे हैं। और अपर मून 1 की बात है ना, तो वो ग्योमी, सानेमी, मोइचिरो और गेन्या बहुत ही ईजिली हरा देंगे। यहाँ पे अपना कोकोशिबू का सीन वापस आता है, जहाँ पे वो अपना ब्रीथ ऑफ मून 7 फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा होता है, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसका नाम है मिस फॉर्च्यून मिरर लूनर श्राइन। यहाँ पे कोकोशिबू फिर से अपना ब्रीथ ऑफ द मून 8 फॉर्म का इस्तेमाल करता है, जिसका नाम है लूनर आउटबोर्डस। यहाँ पे कोकोशिबू बहुत फास्ट होता है, इसलिए ग्योमी और सानेमी उसके क्लोज भी नहीं आ पा रहे हैं। और फिर से अपना ब्रीथ ऑफ द मून का इस्तेमाल करता है कोकोशिबू सानेमी को। सानेमी बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पे फिर से 10th फॉर्म का इस्तेमाल करता है ब्रीथ ऑफ द मून कोकोशिबू का, जो लगने ही वाला होता है अपने सानेमी को, पर मोइचिरो उससे बचा लेता है। बहुत ही क्लोज कॉल था ये। यहाँ पे गेन्या पूरी तरह रीजेंट होता है, बोलता है कि अब मुझे इसे हराना होगा। क्या ये मुझे फिर से मार देगा? पर मैं किसी को मरने नहीं दे सकता, मैं अब जाऊँगा और इससे मारूँगा। यहाँ पे अपना गेन्या अपने को कोसता होता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ। पर उसको तांजीरो की एक बात याद आती है, जहाँ पे वो बोलता है कि वीक पीपल ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होते हैं उनमें, गेन्या। और फिर गेन्या बहुत ज़्यादा चीयर अप हो जाता है। फिर यहाँ पे छोटी मोटी कन्वर्सेशन होती है तांजीरो और गेन्या की, एक तरह से मोटिवेशन ही समझ लो तुम लोग। तो यहाँ पे फिर से कोकोशिबू अपना ब्रीथ ऑफ द मून का 16th फॉर्म यूज़ करता है, जिसका नाम है लूनर रेनबो फ्रैगमेंट मून। भाई कितने सारे फॉर्म्स है भाई कोकोशिबू के, भाई अलग ही है भाई ये। यहाँ पे ग्योमी बोलता है कि इसके पावर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इसके अटैक्स चलते ही जा रहे हैं और मेरे अटैक्स को ये बहुत अच्छी तरह से रिफ्लेक्स भी कर रहे हैं। वो ये भी बोलता है कि अगर मैंने कोई भी अटैक अभी मिस किया तो मैं अभी मर जाऊँगा। यहाँ पे ग्योमी बोलता है कि किसी ना किसी तरह तो ये जो कोकोशिबू है ये मेरे अटैक्स को प्रेडिक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली मुझे लगता है ये ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का ही पावर है, क्योंकि उसके पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का पावर है, तो वो ईजिली सब कुछ प्रेडिक्ट तो कर ही पाएगा। यहाँ पे ग्योमी बोलता है एक डीमन जो कर सकता है वो एक ह्यूमन भी कर सकता है। और फाइनली यहाँ पे ग्योमी भी अपना ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का पावर को अनलॉक कर देता है। यहाँ पे मोइचिरो भी बोलता है कि मैं अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर किसी तरह अपर मून 1 के अटैक्स को स्लो डाउन कर दो या किसी तरह उसको किसी तरह स्लो डाउन कर दो, तो ग्योमी और सानेमी मिलके उसको ईजिली मार सकते हैं। मुझे सिर्फ थोड़ा सा कुछ देर के लिए उसका अटैक्स को डिफ्लेक्ट करना है। यहाँ पे मोइचिरो, सानेमी और ग्योमी एक साथ अटैक कर रहे हैं, पर यहाँ पे कोकोशिबू बोलता है कि अब इनके पास कोई चॉइस नहीं, इनको तीनों को एक साथ ही अटैक करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कोकोशिबू होता है वो यूज़ करता है अपना ब्रीथ ऑफ द मून का 14th फॉर्म, जिसका नाम है कैलामिटी हेवेंस फुल क्रेसेंट मून। सब लोग यहाँ पे सब लोग एक साथ अटैक कर रहे थे। यहाँ पे सब लोग अटैक कर रहे थे और फाइनली उसका जो आयरन बॉल होता है ग्योमी का, वो कोकोशिबू के एक साइड को पूरा काट मरोड़ देता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ पे अपना मोइचिरो भी होता है, वो भी अपना स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके कोकोशिबू के चेस्ट की तरफ मारता है। यहाँ पे अपना मोइचिरो होप कर रहा है कि अगर मैं इसके अटैक्स को थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन भी कर दूँ तो कुछ तो हो सकता है। यहाँ पे कोकोशिबू को समझ में आ रहा है कि ये लोग इतना पावरफुल कैसे बन गए, और वो फिर किसी से समझ भी जाता है कि शायद ग्योमी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड का एक्सेस ले चुका है। यहाँ पे अपना जो कोकोशिबू है वो अपना ब्रीथ ऑफ मून का 16th फॉर्म का भी इस्तेमाल करता है, पर अपना जो मोइचिरो होता है वो स्वॉर्ड को और ज़्यादा मारने की कोशिश करता है किसी तरह कि वो इस अटैक को किसी तरह स्लो डाउन कर सके। फिर यहाँ पे जो अपना गेन्या होता है वो अपना स्वॉर्ड तो नहीं बोलूँगा, अपना गन लेके उसके ऊपर पॉइंट आउट करता है, और फिर गेन्या के पास भी अपर मून की पावर्स भी आ जाती है और वो शूट करने ही वाला होता है, शूट कर भी देता है और कोकोशिबू को बहुत सारे शॉट्स लग भी जाते हैं। फिर कोकोशिबू को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि अब उसके पास अपर मून की पावर्स आ चुकी है। अब गेन्या के पास वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। पर फिर किसी तरह वो सारे बुलेट्स जो होते हैं वो एक रूट्स का फॉर्म लेते हैं और वो कोकोशिबू को पूरी तरह जकड़ के रखते हैं। कोकोशिबू को समझ में आ जाता है कि इसने मेरी पावर्स को अब्सॉर्ब किया, कोकोशिबू पूरी तरह जकड़ के रखा जा चुका है। और कोकोशिबू को याद आता है वो योरीची और उसकी फाइट हुई थी। मैं ज़्यादा फिर से डिटेल्स में जा रहा हूँ, सब कुछ अलग सी वीडियो में बताई जाएगी अपर मून्स की वीडियो में। यहाँ पे सब लोग उसके ऊपर अटैक करने ही वाले थे, पर अपना कोकोशिबू किसी तरह बच जाता है और सबको रिफ्लेक्ट कर देता है, सबको काट फूट देता है। यहाँ पे गेन्या को वो काट देता है, यहाँ पे वो सबके ऊपर अटैक्स कर देता है। कोकोशिबू को अराउंड उसके बहुत से स्वॉर्ड्स भी निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पे मोइचिरो भी बोलता है कि भाई हम लोग एक स्वॉर्ड के साथ नहीं लड़ रहे हैं और इसके बॉडी से हर एक टाइप से स्वॉर्ड निकल जा रहा है। और यहाँ पे फिर बहुत कुछ लड़ाई होने के बाद अपना मोइचिरो का स्वॉर्ड भी रेड हो जाता है। रेड स्वॉर्ड मतलब डीमंस के लिए खतरा है, इतना समझ लो। और अब धीरे धीरे बर्न हो रहा है अपने कोकोशिबू का बॉडी। और यहाँ पे अपना विंड ब्रीदिंग का भी इस्तेमाल करता है सानेमी, और कोकोशिबू के गले को काट ही रहा होता है। यहाँ पे अपना गेन्या भी अपना ब्लड डीमन का टेक्निक यूज़ करके और भी ज़्यादा ब्रांचेस उगा रहा है अपने कोकोशिबू के बॉडी का अराउंड।
और अपना जो ग्योमी होता है वो अपने आयरन बॉल का इस्तेमाल करके कोकोशिबू के माथे पे मारता है। यहाँ पे हर एक टेक्निक वो लोग यूज़ करते हैं कोकोशिबू के ऊपर, पर फिर कोकोशिबू के ऊपर होता है बहुत पावरफुल एक चीज़। यहाँ पे जो आयरन बॉल होता है अपना ग्योमी का और जो स्वॉर्ड होता है सानेमी का, वो धीरे धीरे मर्ज होना शुरू होते हैं, एक साथ रब होते हैं और दोनों ही रेड कलर के हो जाते हैं। और रेड कलर वाला स्वॉर्ड और वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है डीमंस के लिए। मतलब अब 3 रेड निचरिन स्वॉर्ड्स अब कोकोशिबू के अराउंड आ चुके हैं और कोकोशिबू का हेड भी कट जाता है। पर यहाँ पे कोकोशिबू के ब्लीडिंग फिर से स्टॉप हो जाता है। यहाँ पे अपना ब्रीथ ऑफ विंड का 8th फॉर्म यूज़ करता है सानेमी, जिसका नाम है फर्स्ट गेल स्लैश। और यहाँ पे ब्रीथ ऑफ द रॉक 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है ग्योमी स्टोन व्हील ऑफ जस्टिस का। पर अपना कोकोशिबू बिना हेड के भी अपने सब कुछ निकाल देता है, सारे स्वॉर्ड्स को निकाल देता है, सारे रूट्स को निकाल देता है और फिर अपना कोकोशिबू बन जाता है। बहुत ही खतरनाक एक मॉन्स्टर बन जाता है वो। पर फिर अपना कोकोशिबू सानेमी के स्वॉर्ड से देखता है अपने आप को कि वो इतना खतरनाक बन चुका है, इतना मतलब उसको पावर के लिए उसको इतना खतरनाक रूप यहाँ पे उसको करना पड़ा होता है। मतलब पावर के लिए उसने अपने आप को ऐसा एक अगली फॉर्म में लेके आ चुका है। उसको सिर्फ एक पावरफुल समुराई बनना था, पर अब वो ऐसा बन चुका है। वो इसको रिग्रेट करता है बहुत ही। इसकी वही रिग्रेट की वजह से वो धीरे धीरे अपने पावर्स को खोने लगता है। वो कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और फाइनली उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे क्रम्बल होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे अपने कोकोशिबू की भी डेथ हो जाती है। तो हाँ, फाइनली यहाँ पे कोकोशिबू का भी एंड हो जाता है। बहुत बढ़िया फाइट थी, बहुत बड़ी ये वीडियो भी हो चुकी है। तो हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में कोशिश करेंगे मुजान की फ़ाइट को ख़त्म करने का। अगर बहुत बड़ी नहीं हुई तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।